हेलो एवरीवन। आज है 25 अगस्त 2025 और हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। जिसमें न्यूज़ आई हैं डीआरडीओ का सफल परीक्षण किया गया है। जो डीआरडीओ है उसने मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, उसके बारे में हम देखेंगे। पीएम-सीएम को हटाने का बिल जो लाया गया था, जो संसद में पेश किया गया, उससे रिलेटेड न्यूज़ आई है, उसके बारे में देखेंगे। भारत चीन व्यापार मार्ग क्या है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, उस सब के बारे में देखेंगे। इसरो गगनयान एयर ड्रॉप टेस्टिंग की है जो कि इसरो ने, उसके बारे में हम खबर देखेंगे, क्या खबर आ रही है। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडेन टेस्ट ऑफ इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि डीआरडीओ ने टेस्ट किया है, उसको देखेंगे। सबसे पहले खबर क्या आ रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 23 अगस्त 2025 को ओडिशा के तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वीपन सिस्टम IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यानी कि जो परीक्षण डीआरडीओ ने किया था वो सफल हो चुका है। यह परीक्षण दोपहर करीब 12:30 बजे चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से किया गया था। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइलें हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHORADS कम दूरी की रक्षा के लिए मिसाइलें हैं। लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DU उच्च शक्ति वाले लेजर हथियार हैं जिनका परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। यह प्रणाली दुश्मन के ड्रोन, लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। यानी कि खुद की जो डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने इन परीक्षणों को किया है, जो कि सफल रहा है। परीक्षण के दौरान 3 अलग अलग लक्ष्यों, 2 हाई स्पीड मानव रहित हवाई वाहन और एक मल्टी कॉपर ड्रोन को विभिन्न दूरी और ऊंचाई पर सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। यह प्रणाली 2500 किलोमीटर की रेंज और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवाई खतरों को रोक सकती है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और लेजर निर्देशित तकनीक का उपयोग किया गया है, क्योंकि AI से जो है बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, जिसमें डिफेंस में इसका अच्छा यूज़ किया जा रहा है और वो सफल भी हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई दी है और कहा कि यह प्रणाली भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करेगी। जो हमारी एयर फोर्स है उसको और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी इससे। इसे 2026 तक पूरी तरह तैनात करने का लक्ष्य है। यानी कि 2026 में इसको जो है उपयोग में ले आएंगे, जिसकी अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए है। यह प्रणाली भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को और सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगी, जिसमें भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। यानी कि स्वदेशी चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें हमारी मिसाइलों का भी सफल परीक्षण हो गया है। तो ये उसकी ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। QRSAM की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। रेंज इसकी 30 से 40 किलोमीटर तक है। ऊंचाई इसकी 10 से 15 किलोमीटर तक है। यह मध्यम दूरी के हवाई खतरों को प्रभावी ढंग से रोक सकती है। यानी कि जो दुश्मन हम पर हमला करेगा उसको ख़त्म कर सकती है, उसको रोक सकती है। रडार सिस्टम इसमें है। QRSAM में एक उन्नत एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे AESA रडार है जो 360 डिग्री कवरेज प्रदान करता है। यह रडार कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है। निर्देशन प्रणाली क्या है इसकी। तो मिसाइल में रडार आधारित और इंफ्रारेड आधारित होमिंग सिस्टम है जो इसे सटीक निशाना बनाने में सक्षम बनाता है। त्वरित प्रतिक्रिया करती है। यह प्रणाली 6 सेकंड से भी कम समय में लॉन्च हो सकती है, जिससे यह गतिशील युद्ध परिदृश्यों में प्रभावी हो सकती है। यानी कि तेजी से मात करने की इसके अंदर क्षमता है। मोबिलिटी QRSAM मोबाइल लॉन्चर पर तैनात है, जो इसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में तैनाती के लिए उपयुक्त बनाता है। यानी कि कैसे भी भौगोलिक क्षेत्र में इसको तैनात किया जा सकता है। VSHORADS की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी रेंज 6 से 8 किलोमीटर तक है। ऊंचाई इसकी 3 से 4 किलोमीटर तक है। यह प्रणाली नज़दीकी खतरों जैसे ड्रोन और हेलीकॉप्टर को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम है, क्योंकि आज के टाइम में जो AI है वो तेज़ी से बढ़ रही है और जो दुश्मन है वो भी आजकल ड्रोन से ज़्यादा हमले करते हैं, तो ये ड्रोन को मारने में भी सक्षम है। मैन पोर्टेबल और वाहन आधारित VSHORADS को मैन पोर्टेबल, कंधे से दागी जाने वाली और वाहन माउंटेड दोनों रूपों में डिज़ाइन किया गया है।
जो इसे विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी बनाता है। यदि ये कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल है तो इसको क्या है कि कहीं भी छोटे से छोटे क्षेत्र में भी ले जाया जाना आसान होगा। निर्देशन प्रणाली क्या है इसकी? इसमें इंफ्रारेड होमिंग, IR होमिंग और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर शामिल हैं जो लक्ष्य को सटीकता से ट्रैक और नष्ट कर सकते हैं। उन्नत सेंसर क्या है इसमें? तो प्रणाली में थर्मल इमेजिंग और लेजर आधारित लक्ष्य ट्रैकिंग सिस्टम है जो कम दृश्यता या रात के समय भी प्रभावी ढंग से काम करता है। यानी कि ना सिर्फ इसको दिन में ही ये काम कर सकता है बल्कि रात में भी अच्छे तरीके से ये काम करेगा। हल्का और मोबाइल, इसका हल्का डिज़ाइन इसे तेज़ी से तैनात करने में और गतिशील युद्ध परिदृश्यों में उपयोगी करने के लिए उपयुक्त है। जो हमारे हथियार होते हैं वो अक्सर भारी होते हैं, लेकिन ये हल्का होने के कारण इसको कहीं पर भी जल्दी से यूज़ किया जा सकता है। जैम प्रूफ, यह इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ प्रतिरोधी है जो इसे आधुनिक युद्ध में प्रभावी बनाता है। यानी कि आज के हिसाब से बिल्कुल इसको तैयार किया गया है। लेजर आधारित डीयू की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो रेंज सामान्य तौर पर इसकी 5 से 10 किलोमीटर तक, हालांकि उन्नत संस्करणों में यह रेंज बढ़ भी सकती है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से इसको बढ़ाया भी जा सकता है। 5 से 10 किलोमीटर तो है ही। लक्ष्य क्या है इसका? ड्रोन, छोटी मिसाइलें और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को ये भेज सकती है। यह विशेष रूप से ड्रोन हमलों और स्वार्म ड्रोन जैसे आधुनिक खतरों के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। उच्च ऊर्जा लेजर, डीयू में उपयोग होने वाला लेजर 10 से 100 किलोवाट या उससे अधिक की शक्ति का हो सकता है जो ड्रोन जैसे छोटे लक्ष्यों को सेकंडों में नष्ट कर सकता है। इस सटीकता क्या है इसकी? लेजर किरणें अत्यधिक सटीक होती हैं और सेंसर आधारित ट्रैकिंग सिस्टम जैसे इंफ्रारेड और रडार के साथ मिलकर लक्ष्य को पिन पॉइंट सटीकता के साथ भेज सकती हैं। कम लागत प्रति शॉट, पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में डीयू का प्रति शॉट खर्च बहुत कम है। अक्सर हम देखते हैं जो हथियार होते हैं वो काफ़ी खर्च में आ जाते हैं, यानी कि बहुत पैसा लगाना पड़ता है उन हथियारों को तैयार करने में, लेकिन ये कम खर्च में ही इसको तैयार कर लिया गया है क्योंकि यह बारूद या मिसाइल की बजाय ऊर्जा पर निर्भर करता है। ऊर्जा से जो है ये चलेगा। मल्टी टारगेट एंगेजमेंट, यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम है, यानी कि एक साथ ना सिर्फ एक ही लक्ष्य को भेदेगा बल्कि कई लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। पुनर्जनन, डीयू को बार बार उपयोग किया जा सकता है बशर्ते ऊर्जा आपूर्ति उपलब्ध हो। जैसे कि हम देखते हैं कि मिसाइलों को एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, इस तरह से डिज़ाइन की जाती है, लेकिन डीयू को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसको ना सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं बल्कि कई बार उपयोग किया जा सकता है। बस इसकी जो ऊर्जा है, जो फ्यूल है, वो इसका होना चाहिए जिससे यह मिसाइल आधारित प्रणालियों की तुलना में अधिक टिकाऊ है, यानी कि उनसे ज़्यादा बेहतर है ये। तो ये था हमारे मिसाइल से रिलेटेड जो DRDO ने परीक्षण किया। अब देखते हैं व्हाट इज़ द न्यू बिल टू रिमूव PM CM एंड मिनिस्टर। जो PM CM के खिलाफ मतलब उनके लिए जो बिल आया है संसद में पेश किया गया, क्या बिल है ये? तो सबसे पहले खबर क्या है? नया विधेयक जिसे संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 के रूप में जाना जाता है, भारत में शासन में जवाबदेही और नैतिकता को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है ताकि जो मंत्री लोग हैं, जो हमारे PM CM होते हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह रहें। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर सकें, इसीलिए इन बिलों को लाया गया है। इन विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया था और इन्हें संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेज दिया गया है। जैसे कि हम देखते हैं जब कोई विधेयक आता है, जब कोई बिल संसद में लाया जाता है तो उसको जो है बाद में समिति के पास में भेजा जाता है। इसी प्रकार से इस विधेयक को भी समिति के पास भेजा गया है इसकी जाँच के लिए। प्रमुख प्रावधान क्या किए गए हैं इसमें? तो गंभीर अपराध में गिरफ्तारी और हटाने की प्रक्रिया, यानी कि यदि कोई मंत्री कोई गंभीर अपराध करता है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री किसी भी गंभीर अपराध जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो सकती है उसे के लिए गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे 31वें दिन पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि उसका पद जो है उसको खाली कर दिया जाएगा। हटाने की प्रक्रिया क्या रहेगी? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों को हटा सकते हैं। यदि सलाह नहीं दी जाती तो 31वें दिन के बाद संबंधित मंत्री स्वतः पद मुक्त हो जाएगा, यानी कि
या तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रियों से सलाह वगैरह के तहत जो है उस मंत्री को हटा सकता है। यदि 30 दिन के अंदर अंदर सलाह नहीं दी गई तो ऐसे में जो मंत्री है वो खुद से ही पदमुक्त हो जाएगा, स्वयं ही उसका पद चला जाएगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल राज्य मंत्री को हटा सकते हैं। यदि सलाह नहीं दी जाती तो 31वें दिन के बाद स्वतः पदमुक्ति हो जाएगी। वही राष्ट्रपति और वही राज्यपाल के लिए नियम है। यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री स्वयं 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अपने पद से उन्हें हटना होगा, अन्यथा उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उनका जो पद है वो खुद ही उनसे चला जाएगा। यह प्रावधान जम्मू कश्मीर और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी पर भी लागू होगा। यानी कि न सिर्फ राज्यों और केंद्र पर ही बल्कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उन पर भी ये नियम लागू किया जाएगा। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान क्या होगा? तो हिरासत से रिहाई के बाद संबंधित व्यक्ति को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पुनः प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं वो उनको दोबारा नियुक्त कर सकते हैं। लागू होने वाले अपराध, यह विधेयक उन अपराधों पर लागू होगा जिनमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, जैसे भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग आदि के। इस प्रकार में यदि कोई अपराध में संलग्न पाया जाता है कोई भी मंत्री तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। विधेयक का उद्देश्य क्या है? क्यों ये विधेयक लाया गया? तो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ताकि कोई भी मंत्री अपनी मनमर्जी ना कर सके, गलत कामों से उसको बचाया जा सके, इसलिए इसको लाया जा रहा है। जनता के विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि निर्वाचित नेताओं से उच्च नैतिक मानकों की अपेक्षा की जाती है। गंभीर अपराधों में लिप्त नेताओं को पद पर बने रहने से रोकना, जो अपराधी नेता होते हैं उनको पद पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए उनको हटाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। तो ये हमने देखा जो सीएम और पीएम के लिए जो बिल लाया जा रहा है वो क्या था। अब हम देखते हैं इंडिया चाइना प्लान टू रिज्यूम ट्रेड वियर शिपकिला इन हिमाचल। जो इनका ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में क्या है वो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों देशों पर क्या संबंध है, उसके बारे में हम देखेंगे। खबर क्या है? भारत और चीन हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे के रास्ते सीमा व्यापार से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। यह निर्णय कोविड-19 महामारी और 2020 में लद्दाख में सीमा तनाव के कारण बंद हुए व्यापारिक मार्गों को पुनः खोलने के लिए लिया गया है। शिपकिला के साथ साथ उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और सिक्किम में नाथुला दर्रा भी व्यापार के लिए खोले जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं भारत और चीन के जो संबंध हैं वो लगातार सुधरते हुए हमें नजर आ रहे हैं, इसीलिए जो इनका ट्रेड जो मार्ग है, इनका व्यापारिक मार्ग वो भी खोला जा रहा है। तो दोनों के रिश्ते सुधरते हुए हमें साफ नजर आ रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंध इस बीच कैसे हैं? साझा संस्कृति, भारत और नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए साझा तीर्थ स्थल हैं, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल और अयोध्या भारत। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। जो धार्मिक संबंध हैं इनके बहुत महत्वपूर्ण है आपस में ही एक दूसरे के लिए। 1950 की संधि क्या थी? भारत और नेपाल के बीच 1950 में हस्ताक्षरित शांति और मैत्री संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार है। यह संधि व्यापार, यात्रा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देती है। हालांकि नेपाल समय समय पर इसे संशोधित करने की मांग करता रहा है, इसे असमान मानते हुए। वो मानता है कि ये संधि गलत है, इसलिए इसमें जो है संशोधन की वो मांग करता रहता है। खुली सीमा क्या है? 1750 किलोमीटर की खुली सीमा दोनों देशों के नागरिकों को बिना वीजा के आवागमन की सुविधा देती है। नेपाल एक ऐसा देश है हमारा जिसमें बिना वीजा के जो है कोई भी नागरिक आ जा सकता है, जो व्यापार और सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है, जो दोनों के संबंधों को दिखाता है कि मजबूत संबंध है। आर्थिक संबंध कैसे हैं दोनों देशों के बीच में? तो व्यापार कैसा है? भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल भारत से खाद्य पदार्थ, ईंधन और मशीनरी आयात करता है, जबकि नेपाल से भारत को पनबिजली, जड़ी बूटियां और हस्तशिल्प निर्यात हमें मिलते हैं। भारतीय सहायता किस प्रकार से करता है? भारत ने नेपाल में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान की है, जैसे सड़कें, स्कूल, जल विद्युत परियोजनाएं भारत जो है वो नेपाल को प्रदान करता है। पनबिजली उद्योग जो सहयोग है वो कैसा है? नेपाल की विशाल जल विद्युत क्षमता भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जो नेपाल है वहाँ पर जल विद्युत जो शक्ति है, जो क्षमता है वो ज़्यादा है, जो भारत है वो वहाँ से बिजली वगैरह लेता है। दोनों देश इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, यानी कि और भी अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध कैसे हैं दोनों के बीच में? तो सीमा विवाद, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर नेपाल और भारत के बीच विवाद रहा है, जो कि अभी भी चल रहा है। 2020 में नेपाल ने नया नक्शा जारी किया जिसमें इन क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखाया, जिससे
जो दोनों देशों के संबंध हैं वो मतलब थोड़े से ख़राब हुए, जिसमें जो राजनीति है वो गर्मा गई थी, जिससे तनाव बढ़ा। भारत का कहना है कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भारत के ही हैं। भारत का प्रभाव क्या है, तो नेपाल में भारत का प्रभाव पारंपरिक रूप से मजबूत रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में चीन का बढ़ता प्रभाव नेपाल भारत संबंधों में जटिलता ला रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो नेपाल है वो लगातार चीन की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि जो चीन और नेपाल के संबंध हैं वो सुधरते हुए जा रहे हैं, जिससे जो भारत के साथ नेपाल के संबंध हैं उनमें थोड़ी सी जटिलता आती जा रही है। मधेशी मुद्दा क्या है, तो नेपाल के तराई क्षेत्र में मधेशी समुदाय जो भारत से सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है के अधिकारों को लेकर समय समय पर तनाव उत्पन्न होता है। 2015 में नेपाल के नए संविधान के बाद मधेशी आंदोलन और भारत की कथित नाकाबंदी ने संबंधों में तनाव पैदा किया है। चुनौतियां क्या हैं इनकी, तो चीन का प्रभाव, चीन की नेपाल में बढ़ती उपस्थिति विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। हम देख रहे हैं जो चीन है वो नेपाल में लगातार इन्वेस्ट किए जा रहा है, जिससे उनके संबंध सुधरते हुए जा रहे हैं। नेपाल भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे दोनों से ही जो फ़ायदा है वो मिलता है। नेपाल की संप्रभुता क्या है, तो नेपाल भारत के प्रभाव को अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती के रूप में देखता है, जिससे कभी कभी कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। आर्थिक निर्भरता क्या है, नेपाल की भारत पर आर्थिक निर्भरता विशेष रूप से ईंधन और व्यापार के लिए कभी कभी तनाव का कारण भी बन जाती है। तो ये इसकी चुनौतियां हैं। तो ये हमने देखा भारत और चीन के बीच में जो व्यापारिक मार्ग है उसको लेकर के। हम देखते हैं इसरो होल्ड्स एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन। जो गगनयान मिशन जो इसरो ने टेस्ट किया है वो भी सफल रहा है। तो जो भारत है उसके लिए दोनों ही तरफ से मतलब अच्छी न्यूज़ आई हैं ये। तो खबर क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 24 अगस्त 2025 को गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण IADT-01 सफलतापूर्वक पूरा किया है। यानी कि ये परीक्षण भी सफल रहा। उधर DRDO का सफल भी जो परीक्षण उसने किया था वो भी सफल रहा। तो दोहरी खुशखबरी मिली है भारत को। यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया है, जिसमें क्रू मॉड्यूल के पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली डिक्लेरेशन सिस्टम का अंत प्रदर्शन सत्यापन किया गया है। जो गगनयान के लिए मिशन देखा गया था वो भी सफल रहा है। परीक्षण का विवरण क्या है, तो प्रक्रिया एक सिमुलेटेड क्रू मॉड्यूल 4 से 8 टन को लगभग 4 से 4.8 टन को भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। पैराशूट प्रणाली, इसमें 4 प्रकार के पैराशूट शामिल थे। एपेक्स कवर सेपरेशन ACS 2.5 मीटर व्यास 2 इकाइयाँ, ड्रॉप पैराशूट 5.8 मीटर व्यास 2 इकाइयाँ, पायलट पैराशूट 3.4 मीटर व्यास 3 इकाइयाँ, मुख्य पैराशूट 25 मीटर व्यास और 3 इकाइयाँ इसमें शामिल थी। महत्व क्या है इसका, तो यह परीक्षण गगनयान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है। यानी कि किसी भी इतने बड़े इस तरह से लॉन्च करेंगे गगनयान को, तो उससे पहले परीक्षण तो करना ही पड़ेगा कि किस प्रकार की प्रणाली पूरी चल रही है। तो इसीलिए टेस्ट किया गया था। यह मिशन 2027 में 3 गगनयात्रियों ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायक, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जो अभी गए भी थे, को 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में 3 दिन के लिए भेजा जाएगा। यानी कि अभी जो पृथ्वी की निम्न कक्षा है वहाँ पर भेजा जा रहा है केवल 3 दिन के लिए। IADT-01 ने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए पैराशूट प्रणाली की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया। यानी कि जो यदि जो गगनयान मिशन जाएगा हमारा पृथ्वी की कक्षा में, उसमें कुछ खराबी हुई तो पैराशूट से वो लोग जो है अपनी जान बचा सकें या वो सुरक्षित रह सकें, इस प्रकार की प्रणाली को इन्होंने टेस्ट किया था, जो कि सफल रही। जो मिशन के सबसे जोखिम भरे चरणों चढ़ाई, अवरोहण और स्प्लैश डाउन के बाद में महत्वपूर्ण है। आगे की योजनाएं क्या हैं इसकी, तो दूसरा टेस्ट व्हीकल मिशन TVD2 2025 की तीसरी तिमाही में, पहला मानव रहित कक्षीय उड़ान G1 दिसंबर 2025 में, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्र होगा, यानी कि रोबोट को भेजा जा रहा है। 2026 में 2 और मानव रहित उड़ानें G2 और G3 और मानव युक्त मिशन 2027 में किया जाएगा। तो इस न्यूज़ में आज के लिए इतना ही द हिंदू में। थैंक यू सो मच।